ओपन करेंगे सब लोग। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को स्टडी कर लिए थे ना, याद है? एक बार क्विकली रिकैप करो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किससे दिखाते हैं एंगुलर मोमेंटम को? कैपिटल एल, ठीक है। इसका दो फॉर्मूला था अपने पास, एक था आर इंटू पी और एक था आई इंटू ओमेगा। आर बोले तो रेडियस, पी बोले तो लीनियर मोमेंट, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हमने इसका एक लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो ये बोलता है कि अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क अप्लाइड इज जीरो। टॉर्क अप्लाइड कितना बेटा? जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या रहता है? कांस्टेंट, चेंज नहीं होता। इसको हमने डेरिवेटिव की मदद से प्रूफ भी किया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये वाला इक्वेशन लिख के दिया था कि अगर L का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब किसका वैल्यू कांस्टेंट है? I इंटू ओमेगा। तो अगर किसी केस में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 और वेलोसिटी है ओमेगा 1, उसी बॉडी का दूसरे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I2 और वेलोसिटी ओमेगा 2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये दोनों वैल्यू क्या रहेगी? सेम, क्योंकि आई ओमेगा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, करेक्ट है। कोई थर्ड केस आ गया I3 ओमेगा 3, तो उसका भी वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोई फोर्थ केस आ गया I4 ओमेगा 4, तो उसका वैल्यू भी क्या रहेगा? सेम। जब तक बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क जीरो है, बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है, तब तक आई ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट रहेगी। समझा अच्छे से? तो ये पूरा हम लोगों ने खत्म कर लिया था, जिसपे अपना रोटेशनल मोशन का थ्योरी पार्ट पूरा खत्म हो गया और हम लोग को रोलिंग मोशन स्टार्ट करना। मेरे ख्याल से एक न्यूमेरिकल बचा था अपना खाली, है ना। पेज नंबर 18 पे देखो, एग्जांपल 1.8, मस्त न्यूमेरिकल है वो बाकी है अपना। उस न्यूमेरिकल को करते हैं और फिर रोलिंग मोशन को स्टार्ट करते हैं। समझा अच्छे से? देखो बोर्ड पर एग्जांपल 1.8, चला अंदर देखो क्या दिया हुआ है। अ स्फेरिकल वाटर बलून, एक वाटर बलून है, मतलब एक बलून है उसमें पानी भर दिए। वाटर बलून समझ रहे ना? हाँ, बलून के अंदर पानी भर दिए। शेप क्या लेने बोला उसका? स्फीयर, स्फेरिकल। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कई सारे फॉर्मूले पढ़े, ऑलमोस्ट टोटल 20 फॉर्मूले पढ़े, है ना। तो कौन से केस का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा? बोलो। सॉलिड स्फीयर। खाली स्फीयर मत बोलो, स्फीयर के भी 3 केस थे ना। कौन कौन से? हॉलो, सॉलिड और शेल, स्फेरिकल शेल, याद है? तो एक वाटर बलून है स्फीयर शेप का, उसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरा, तो इसको आप कैसे ट्रीट करोगे? सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करोगे। कैसे ट्रीट करोगे ना? सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करोगे। आगे पढ़ते भी क्या दिया देखो, अ स्फेरिकल वाटर बलून इज रोटेटिंग एट 60 आरपीएम। अब वो घूम रहा है गोल, वो बलून घूम रहा है कितने आरपीएम पे? 60 आरपीएम। अच्छा, आरपीएम मतलब क्या दिया? फ्रीक्वेंसी। तो एक वाटर बलून है, पानी से पूरा भरा हुआ है, स्फीयर शेप का है, गोल 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 घूम रहा है। कितनी फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है? 60 आरपीएम। मतलब 1 मिनट में कितना चक्कर? 60 चक्कर। आगे बढ़ेंगे बेटा, क्या बोला उसने देख। इन द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, ठीक है, 48.8% ऑफ इट्स वाटर लीक्स आउट। तो घूमने की वजह से धीरे धीरे उसका पानी क्या हो रहा था? बाहर आ रहा था। तो कुछ टाइम बाद कितना पानी उसका बाहर आ चुका है? 48.8% पानी बाहर आ चुका है। मतलब उसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? लेकिन उसका मास जो है, पहले वाटर बलून पूरा पानी से भरा था, तो उसमें से अच्छा खासा पानी बाहर आ गया, तो उसका मास, रेडियस, साइज, ये सब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, मास चेंज हो, साइज चेंज हो, ये सब के चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है ना? इज इट वेरी मच क्लियर? अब मुझे बताना, पहले बलून बड़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 60 आरपीएम थी। अब बलून छोटा हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, तो क्या अभी भी फ्रीक्वेंसी 60 आरपीएम रहेगी? नहीं, अब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटा? चेंज होगी। समझा अच्छे से? तो देखो उसने पूछा क्या, सब लोग ध्यान से देखेंगे। 48.8% ऑफ इट्स वाटर लीक्स आउट, विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द रिमेनिंग बलून रोटेट नाउ? तो अब 48.8% पानी बाहर आने के बाद अब जो बचा हुआ बलून है, ये कितनी फ्रीक्वेंसी से घूमेगा या घूम रहा है, वो आपको बताना। क्वेश्चन समझ में अच्छे से?
इज इट वेरी मच क्लियर? आगे क्या बोला देखो, नेग्लेक्ट ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि जितना भी हवा का रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन वगैरह, ये सब फोर्स को क्या करना है, नेग्लेक्ट मारना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक ही डेटा दिया हुआ है कि पहले जो बलून है उसका फ्रीक्वेंसी कितना था 60 आरपीएम, बाद में कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो निकाल, यही क्वेश्चन है। पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा 60 आरपीएम, बाद की फ्रीक्वेंसी निकालना है, सही है। तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी को n1 बोल देता हूँ, जो मेरे को क्या दिया है 60 आरपीएम। अब बाद की फ्रीक्वेंसी जो मुझे निकालना है उसको क्या बोल देंगे, n2 बोल देंगे। इजी, क्या बोला तुमने अच्छे से, तो ध्यान से देख, पहले फ्रीक्वेंसी है 60 आरपीएम, इसको मैंने n1 बोल दिया, बाद की फ्रीक्वेंसी मुझे पता करना है, उसको मैं क्या बोल दे रहा बेटा, n2। अब दोनों केस के मास के बारे में डेटा दिया हुआ है कि नहीं, पहले जितना भी मास था बाद में उतना मास बचा है क्या, क्या हुआ बताओ, 48.8% पानी बाहर आ गया, तो बचा कितना 48.8, कितना बचा, उसको माइनस करेंगे इसमें से 100 में से, मैं बोल रहा हूँ कि 100% में से 20% पानी बाहर चलेगा, तो बचा कितना, कैसे निकाले 80, 100 में से 20 को माइनस किए ना, तो सिमिलरली 48.8% पानी अगर बाहर गया है तो बचा कितना है कैसे पता करो, 100 में से उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या बोल रहा हूँ समझ में अच्छे से, तो इधर ध्यान से देखो, एज 48.8% वाटर लीक्स आउट, 48.8% पानी बाहर चला जा रहा है, तो अब नया मास जो है, नया मास ध्यान से देखो m2 कितना रहेगा वो जरा ध्यान से देखना, जो ओरिजिनल मास था, क्या ले रहा हूं मैं ओरिजिनल मास m1, इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इस ओरिजिनल मास का 48.8%, सही है। क्या बोल रहे हो समझ में आ रहा है अच्छे से बेटा, पहले टोटल मास कितना था m1, कुछ मालूम है क्या पहले मास कितना था, नहीं, तो मैंने क्या मान लिया m1। अब 48.8% बाहर आ रहा है, किसका 48.8%, उसी पहले वाले मास का ना, तो पहले मास था m1 और इसी मास m1 का 48.8% बाहर आ गया, तो बचा कितना, माइनस कर दो, m1 में से 48.8% को क्या कर दो, माइनस कर दो। समझा अच्छे से, जैसे मिसाल के तौर पर पहले मास था 500, कितना था 500, मैं बोल रहा 50% बाहर आ गया, कितना बचा 250, क्या किया आपने, सबसे पहले आपने 500 का 50% निकाला, 500 का 50% कितना होता है 250, और फिर उसको 500 में से क्या किए, माइनस, 500 माइनस 250, बचा भी कितना 250, तो वही मैं भी किया ना, पहले मैंने क्या किया m1 का 48.8% निकाला जो बाहर आ रहा है, और फिर उसको ओरिजिनल मास में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो अब मेरे को जो मिल रहा है वो क्या बेटा, बचा हुआ मास m2। समझ में आया एकदम अच्छे से, फिर से एक बार बोलो, देख ओरिजिनल मास था m1, इस m1 में से उसी m1 का 48.8% क्या आ गया है, बाहर आ गया, तो बचा कितना सर, माइनस कर दो दोनों, जो बचा हुआ है वो क्या रहेगा अपना m2 रहेगा, सही, यहां तक समझा। अभी जरा ध्यान से देख आगे क्या करेंगे हम लोग, इस m2 को ऐसे रहने दो, m2 को ऐसे रहने दो, इन दोनों में m1 क्या है बेटा, देख कॉमन है बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया 1 माइनस 48%। मैं आपको परसेंट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, परसेंटेज हटता है तो अपॉन के नीचे 100 आता है, याद है ना, परसेंट हटाते तो अपॉन के नीचे 100 लगाते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 1 48 इंटू 1 48, 100 इंटू 1 100, 100 में सॉरी 48.8 है ना, 48.8, तो 100 में से 48.8 को माइनस करना है, तो प्लस माइनस करते वक्त हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, 100 के बाद कुछ नहीं मतलब 0, ये 0 हो गया, 9 9 10, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया, कितना आ रहा देख 51.2, तो m1 जो m1 इंटू ये दोनों माइनस किया 51.2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू m2, करेक्ट है। अच्छा नीचे से जितने नंबर के बाद पॉइंट कटता है, तो सॉरी नीचे से जितना 0 कटता है ऊपर पॉइंट उतना पीछे जाता है, तो नीचे से मैं 2 0 काटूंगा अगर, तो पॉइंट 2 नंबर कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, क्या बन जाए देखिए m2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू क्या बन जाएगा 0.512, सही है, वेरी मच क्लियर।
अभी जरा ध्यान से देखा, इस m1 को ऐसे रहने दे, ये 0.512 इधर मल्टीप्लाई करा ना, यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा किससे, m2 से। अच्छा ये m2 इधर ऊपर है, वहां लेके गया तो नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा देख, m1 बाय m2, ये m2 को उधर लेके चलेगा, यहाँ बचा कौन फिर 0.512, हवा में तो रहेगा नहीं, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, तो m1 बाय m2 की वैल्यू क्या आ रही थी 1 बाय 0.512, सही है। तो इसको ऐसे रहने देता हूँ, m1 बाय m2 की वैल्यू आ रही है 1 बाय 0.512, ये आगे काम आएगी इसीलिए मैंने निकाला। ओरिजिनल मास और बाद के मास का रेशियो निकाल लिया मैंने, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दी थी, बाद की फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये वाला फॉर्मूला याद है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब बेटा एक बात याद करो, ओमेगा भी तो फॉर्मूला, ओमेगा का भी फॉर्मूला होता है ना फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, क्या फॉर्मूला होता है बोल, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, I1 यहाँ आ जाएगा 2 पाई n1, I2 यहाँ आ जाएगा 2 पाई n2। अब बेटा नोटिस कर 2 पाई सेम है ना, कांस्टेंट सेम है, करेगा, या ये 2 पाई उधर लेके जाओगे डिवाइड करेगा, करेगा, वही एक ही बात हो गई। कौन कौन बचा देख, I1 N1, I2 N2, तो N1 मुझे मालूम है, N2 मुझे निकालना है, बच रहा कौन है खाली ये I1 I2। तो देखते जरा I1 I2 को कुछ कर सकते हैं क्या, क्या लेने बोला उसने, वाटर बलून को कौन सा शेप लेने बोला है, स्फीयर। कैसा ट्रीट करेंगे हम लोग उसको, सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे। तो सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है ना अपने पास, है या नहीं है, है ना, जाओ जरा नोटबुक ओपन करो, स्फीयर के केस में जाओ, नोटबुक में जहां पे लिखाया था स्फीयर के केस में जाओ, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखो कितना है, मिला बेटा I इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो इधर ध्यान से देखना है बेटा सब लोग ध्यान से देखेंगे। हाँ तो इधर देखो, वाटर बलून या फिर स्फेरिकल वाटर बलून is treated as solid sphere। स्फेरिकल वाटर बलून को किसकी तरह ट्रीट करेंगे बोल, सॉलिड स्फीयर की तरह। तो सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपने अब भी देखा, क्या होता है बेटा 2/5 mr², मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो पहले ये वाटर बलून था, है ना, इनिशियली जब पूरा भरा हुआ था, मास कितना लिया हमने उसका ओरिजिनल m1, रेडियस ले लेता हूं मैं r1, बाद में इसमें से पानी बाहर आ गया, है ना, तो बलून का खाली मास तो कम नहीं होगा ना, पानी बाहर आ रहा तो छोटा भी हो, रेडियस भी कम हो, तो बाद में बलून कुछ ऐसा हो गया। तो अब मास कितना बचा है m2, रेडियस कितना हो गया है r2। तो इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, देखिए वाले केस का फॉर्मूले से बता, 2/5 m1r1², और इस वाले केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m2r2²। तो दोनों केस का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब यहाँ पर यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहना चाहिए बेटा, कांस्टेंट रहना। और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब कौन कांस्टेंट है, आई ओमेगा, और आई ओमेगा कांस्टेंट है मतलब I1 ओमेगा 1 बराबर रहेगा किसके, I2 में। तो डायरेक्ट यही इक्वेशन यूज करो। याद करो मैंने जब लास्ट लेक्चर में आपको लिखाया था ना, तो इस पे स्टार भी मार के दिया था कि न्यूमेरिकल में हम लोग हमेशा डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो ऐसा लिखने का ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके बाद डायरेक्ट क्या लिखने का बोल, I1 ओमेगा 1 बराबर रहेगा किसके, ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखो। जब भी न्यूमेरिकल में आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर रहे हो, इतना सब वापस करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, ये वाली इक्वेशन, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। समझा अच्छे से। अब ओमेगा की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 2 पाई n, सही है ना। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई n, ये क्या बन जाएगा I1 2 पाई n1, ये क्या है देख I2 2 पाई n2, ये 2 पाई सेम है। कौन कौन बचा इधर, I1 n1 कौशिक, इसको मना कर चिल्लाने। कौन कौन बचा इधर देख, I1 n1 I2 n2, इन चारों में से निकालने का किसको, अपने को n2 को निकालना। तो इसको अकेला करते हैं n2 को, ये I2 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड, क्या बन जाएगा ये I1 बाय I2 इंटू
N1। अब इस N2 को ऐसी रहने दे, ये N1 को भी ऐसी रहने दे। I1 I2 अब भी निकाले थे, दिख रहा है कुछ? I1 I2 अब भी निकाले थे। और इस वैल्यू ऑफ I1 2/5 M1 R1 स्क्वायर। I2 की वैल्यू क्या है? 2/5 M2 R2 स्क्वायर। सर 2/5 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया बता? N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाय M2 इंटू R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। बेटा दोनों पे स्क्वायर है ना, एक साथ लिख दो, चलेगा। अब जरा ध्यान से देख, इसमें से क्या क्या मुझे पता है। N1 जी सर मालूम है, N1 60 आरपी। M1 बाय M2, हाँ सर वो भी निकाल चुकी। M1 बाय M2 कितना है? 1/0.512। R1 बाय R2 नहीं सर, ये नहीं मालूम है क्या? रेडियस का रेशियो निकालेगा अभी तक कहीं पे भी नहीं निकाल सर। यहाँ पे आके गाड़ी फंसी। अगर ये रेडियस मिल जाएगा ना सर अपने को तो फिर काम कर, सही है। रेडियस मिल जाएगा तो मसला हल हो जाएगा, सही है ना बेटा। तो अब रेडियस के पीछे पड़ते थोड़ा सा। अब रेडियस कैसे निकालेंगे सब लोग देखेंगे बोर्ड पर। बेटा मेरे को एक बात बताना, जब ये बलून बड़ा था छोटा हो गया, उसका मास चेंज हो, मास क्या हुआ है बोल? चेंज। वॉल्यूम भी क्या हुआ है? चेंज हो गया, शुक्र कम हो गया। मास भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अंदर का मटेरियल चेंज हो गया। अंदर पहले भी कौन था? वाटर। बाद में भी कौन है? सेम वाटर ही। ऐसा नहीं कि अंदर पहले वाटर था, बलून के छोटे होने के बाद अंदर गर्म पानी भर गया, ठंडा पानी भर गया, नींबू पानी भर गया। मटेरियल की टाइप क्या है? सेम। जब तक आप मटेरियल नहीं बदल रहे हो, मतलब पानी को चेंज नहीं कर रहे हो, उसके कोई दूसरा लिक्विड नहीं लेके आ रहे हो, उसकी डेंसिटी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। मैं आपको पहले भी ये बात कई बार बता चुका हूँ कि एक बड़ा सा पानी का ऐसा समझो सोर्स है, जैसे स्विमिंग पूल है। उस पूरे पूल में मौजूद पानी की डेंसिटी, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लो उसकी डेंसिटी, एक ग्लास पानी निकाल लो उसकी डेंसिटी, ऐसा हाथ में से चुल्लू में पानी निकाल लो उसकी डेंसिटी क्या आएगी? सेम। क्योंकि जब तक लिक्विड को नहीं चेंज कर रहे हो आप, या उसमें कुछ ऐड वगैरह नहीं कर रहे हो, तब तक उसकी डेंसिटी क्या रहने वाली? सेम रहने वाली। अब इधर बलून के अंदर का पानी क्या था? जैसा पहले था वही पानी बाद में, ना गर्म हो गया ना ठंडा हो गया, ना उसमें आपने नमक शक्कर कुछ ऐड कर दिया। उसकी डेंसिटी पहले जितनी थी अभी भी उतनी। तो यहाँ पे मास M1 था, इधर पे मास क्या हो गया? M2। उधर वॉल्यूम V1 है, अलग वॉल्यूम है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? V2। लेकिन अगर उधर की डेंसिटी मैं रो लूंगा तो यहाँ की भी डेंसिटी रो ही आएगी। रो1 रो2 आएगी क्या? नहीं। क्यों? डेंसिटी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। अंदर का मटेरियल सेम है, इसीलिए डेंसिटी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। तो इस रेडियस को निकालने के लिए मैं हेल्प लूंगा डेंसिटी की। इसकी बेटा डेंसिटी की। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, जल्दी बताओ। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? डेंसिटी होता है रो इज इक्वल्स टू मास m बाय वॉल्यूम v। तो रो का फॉर्मूला है सर अपने पास, रो का फॉर्मूला है m बाय v। यहां से जरा m को अकेला करना, क्या हो जाएगा बोल? ये v इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो रो इंटू v। तो मास की वैल्यू क्या होती है बोल? मास की वैल्यू क्या होती है? मास की वैल्यू क्या होती है? रो इंटू v। रो बोले तो डेंसिटी और v बोले तो वॉल्यूम। रो बोले तो डेंसिटी, v बोले तो वॉल्यूम। अब ये पहले वाले केस की बात करते हैं। तो अगर मैं इस पहले वाले केस को कंसिडर करूंगा, बेटा ध्यान से देखना, अगर मैं इस पहले वाले केस को कंसिडर करूंगा तो m की जगह पर क्या आएगा? M1। पहले उसका मास M1 था। v की जगह पर क्या आएगा? V1, क्योंकि वॉल्यूम भी बदला है, पहले वॉल्यूम ज्यादा है बाद में वॉल्यूम कम हो जाए। पर रो की जगह पर क्या आएगा? रो ही आएगा। रो1 आएगा क्या? नहीं। इसी तरह M2 की वैल्यू क्या आएगी बोल जल्दी? M2 की वैल्यू क्या आएगी सर? रो की जगह पर रो आएगा, v की जगह पर V2 आएगा। अच्छा ये V1 V2 है कौन? वॉल्यूम। ये कौन सा शेप है आपके सामने? स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, इसका फॉर्मूला आप 10th से पढ़ते हुए आ रहे हो। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर नहीं याद है? बोर्ड पर देखो इधर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू बराबर होती है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। स्क्वायर नहीं रेख क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है बोल? 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं इस V1 की जगह पे क्या रख सकता हूँ? ध्यान देना, V1 की ये रो को ऐसे रहने दे। V1 की जगह पे क्या आएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई R1 क्यूब। V1 है ना, तो V1 के टाइम पर रेडियस कितना है? R1। इस V2 की जगह पर क्या आएगा बोल? रो इंटू 4/3 पाई बोल R2 क्यूब। तो ये मुझे M1 मिला, ये मुझे M2 मिला, दोनों को डिवाइड कर दे वापस से,
क्यों कर रहे हैं सर जबरदस्ती डिवाइड? बेटा R1 बाय R2 चाहिए था ना, ये देखिए वाली इक्वेशन में R1 है, ये वाली इक्वेशन में R2, अगर दोनों अपॉन में लेना है तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना, तो इस M1 को इस M2 से डिवाइड कर, M1 बाय M2 क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्या है, रो 4/3 पाई R1 क्यूब, रो 4/3 पाई R2, क्या क्या कैंसिल हुआ इधर देख, रो से रो, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, क्या बच गया बता, M1 बाय M2 इज इक्वल्स टू R1 बाय R2, दोनों पे क्यूब है, क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे, सही है। अब आपका ये जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं ना, इसकी शुरुआत उसने देख आंसर में इसी लाइन से किया, कहां से आया वो सब कुछ नहीं, डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट किया, M1 बाय M2 इज इक्वल्स टू V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू R1 बाय R2 द होल क्यूब, मिला, देख यही लाइन से चालू किया उसने, बाकी वो आया कहां से वो आप समझ सकेंगे, तो वो यहां से आया, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब मेरे को चाहिए क्या था, R1 बाय R2, लेकिन सर इधर एक चीटिंग हो रही है, इधर R1 बाय R2 पे स्क्वायर चाहिए, इधर R1 बाय R2 पे क्यूब है, तो एक क्यूब दिक्कत दे रहा है ना, हटा दो, जो दिक्कत देता है उसको हटा देने, ये इधर क्यूब है ना, यहाँ ये तो क्यूब रूट बनेगा, इधर स्क्वायर होता है तो यहाँ आता है तो स्क्वायर रूट बनता है, तो इधर क्यूब है यहाँ आएगा तो क्यूब रूट बनेगा, सही है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ M1 बाय M2 इज इक्वल्स टू R1 बाय R2, ये मेरे को वैल्यू मिल गई किसकी, R1 बाय R2, किसकी वैल्यू मिल गई, R1 बाय R2, तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 दे, N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 बाय M2, M1 बाय M2, N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 बाय M2, ऐसे ही R1 बाय R2, क्या जाएगा बेटा R1 बाय R2 यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ M1 बाय M2, लेकिन बेटा ये जो वैल्यू है किसकी, R1 बाय R2 की है, और यहाँ पे सिर्फ R1 बाय R2 नहीं है, उसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो ये पूरे के ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, सही है। अब देख N1 का वैल्यू जी सर है अपने पास, M1 बाय M2 है सर, M1 बाय M2 है, सारी वैल्यूज आ चुकी है अपने पास, कि पुट ऑल द वैल्यूज नाउ, सारी वैल्यूज को रखेंगे। अच्छा अब ये जो आरपीएम आपको दिख रहा है ना, आप चाहे तो उसको आरपीएस में बदल सकते हो, अगर आपने उसको आरपीएस में बदल के यहाँ पे रखे तो जो आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा, आरपीएस में, और अगर नहीं बदले आरपीएम में उठा के यहाँ पे रख दिए तो जो आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा, आरपीएम में आएगा, आपके ऊपर है। मैं ऐसे रख देता हूँ आरपीएम में आंसर देखते कितना आएगा, तो जाएगा N2 इज इक्वल्स टू N1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, 60, M1 बाय M2 कितना बेटा, M1 बाय M2 1 बाय 0.512, सही है, इनटू क्यूब रूट ऑफ 1 बाय 0.512 द होल स्क्वायर, सही है बेटा, यहां तक बिल्कुल ठीक। क्या हो जाएगा देखिए, 60 इंटू 1 60 डिवाइड बाय 0.512 इंटू, हेलो हाँ कौन, हाँ किधर है आप, नहीं आप शिवाजी नगर 1 नंबर रोड पे आ जाओ, मैं उधर मिलूंगा आपको, असल में मैं क्लास में हूँ घर पे, शिवाजी नगर में 1 नंबर रोड पे प्लॉट नंबर 8, उधर आ जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास, हाँ 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 उसी के आगे वाली गली, हाँ ठीक है, हाँ चलेगा, उधर आके कॉल करो आप, चलो ठीक। देखिए 60 इंटू 1 60 हो गया, ये 0.512 ऐसे ही। अब इसका क्यूब रूट निकालने का अपने को, क्या निकालने का, 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट 1 ही आएगा ना, और 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 का क्यूब रूट भी क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये तो हो गया खत्म। 512 ये किसी का क्यूब है क्या बता, 512 512 किसी का क्यूब है क्या, बचपन में क्यूब याद किया ना 9वीं 10वीं में, 1 से लेके 10 तक के, नहीं याद किया, शाबाश शाबाश, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, ऐसा याद नहीं किया,
बहुत महान है तुम लोग। ये 512 जो होता है ना बेटा, ये 8 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 8। आप 1 से लेकर के नहीं तो भी 10 तक के स्क्वायर और क्यूब दोनों याद रखो, एकदम ऐसा कि कोई नींद में भी पूछ ले तो आपको आंसर देने आना चाहिए, वरना आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। फिर सिर्फ यहाँ नहीं, आगे भी आपको कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप बेसिक कैलकुलेशन भी अगर सीखना चाह रहे हो, बेसिक इन द सेंस ग्रेजुएट लेवल की, अगर आपको नॉर्मल कैलकुलेशन भी आनी चाहिए तो आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर और क्यूब्स तो पता होना चाहिए। समझा रहा? नहीं अगर आपको याद है, घर पे जाओ लिख के लो किसी जगह पे, याद करने की आदत डालो, याद करो उसे, और हो जाता है आराम से। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। अब एक चीज एक बार बोलोगे तो नहीं याद होगी, 2 बार बोलोगे तो भी नहीं याद होगी, 3 बार बोलोगे तो भी नहीं याद होगी, लेकिन एक ही चीज को बार बार जब देखते रहोगे, बोलते रहोगे तो चीज दिमाग में बैठ जाती। समझा अच्छे से क्या होता है? तो ये सब याद करो। 512 जो होता है बेटा, ये 8 का क्यूब। किसका क्यूब होता है? 8। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 512 आएगा। तो 512 किसका क्यूब होता है? देख 8। तो अगर ये 512 का क्यूब रूट पूछूंगा तो वो भी क्या आएगा? 8 आएगा। 512 का क्यूब रूट क्या आएगा? 8। पर सर इधर 512 नहीं है, इधर 0.512 क्या है? बोल 0.512। तो सही है, 512 का क्यूब रूट 8 था ना, तो 0.512 का क्यूब रूट 0.8 आएगा। देखना 0.8 को तुम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, वही आंसर आने वाला है। थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जा। 8 से 8 मल्टीप्लाई हुआ 64, 64 से 8 मल्टीप्लाई हुआ 512, 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट। सही है। तो 0.512 का क्यूब रूट क्या रहा है बेटा? 0.8। ऊपर क्या लगा हुआ है? देख स्क्वायर। सही है यहाँ तक? यहाँ तक बिल्कुल ठीक। अब क्या बचेगा? देख सर ये 60 ऐसे ही, 0.512 भी ऐसे ही, 1 का स्क्वायर 1, 0.8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो 0.64। बस अब इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा अच्छे से? क्या बोलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? लॉग से भी सॉल्व कर सकते हो, कैंसिलेशन करके सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो। हम लोग लॉग से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। बाहर लिखेंगे एंटी लॉग, लॉग ऑफ 60। बोलो पहले, मेरे को इधर हेल्प करो। लॉग ऑफ 60 इसको लेने की जरूरत है क्या बेटा? बोलो नहीं ना। ये नीचे आ गए तो क्या लेंगे? माइनस लॉग ऑफ 0.512, और इसके लिए माइनस लॉग ऑफ 0.62। तो जो अपॉन के नीचे होते हैं उनको माइनस में लिया है, और जो अपॉन के ऊपर रहता है उसको प्लस में लिया। अभी डायरेक्ट लॉग देखेंगे क्या? पहले क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट से पहले कितना नंबर है? देख 2, 2 में से 1 गया 1 पॉइंट। पॉइंट से पहले 0 है तो 1 बार, पॉइंट से पहले 0 है तो 1 बार। चल लॉग देख के बताओ जल्दी। 60 का 0 कितना बेटा? ये बेटा लॉग में देख, लॉग में 60 का 0 कितना है? 7782। 51 का 2, 51 का 2, 7093। 64 का 0, हाँ 8062। अभी थोड़ा प्लस माइनस ध्यान से करेंगे। हाँ सब लोग, सब यहाँ ध्यान दो बेटा, सब यहाँ ध्यान देंगे। 1.7782 में से मेरे को माइनस करना है किसको? 1 बार .7093। चलो माइनस करते हैं। 2 में से 3 नहीं जाएगा, ये 7 हो गया, 12 हो गया। 12 में से 3 गए, 7 में से 9 नहीं जाएगा, ये 6 हो गया, ये 17 हो गया। 17 में से 9 गया 8, 6 में से 0 गया 6, 7 में से 7 गया 0। अब ये 1 है, ये माइनस है, ये बार मतलब भी माइनस। बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 + 1 सही। अब फिर उसमें से माइनस करना है किसको? 1 बार .8062। चलो माइनस करते हैं। 9 में से 2 गया, 8 में से 6 गया, 6 में से 0 गया, 0 में से 8 नहीं जाता, ये 1 हो गया और ये 10 हो गया। 10 में से 8 गया, पॉइंट के नीचे ये माइनस है, ये भी कौन है? माइनस माइनस, तो 1 + 1 एंटी लॉग ऑफ 2.2627। अभी रुको, एंटी लॉग डायरेक्ट मत देखो, पहले क्या करेंगे? पॉइंट से पहले क्या नंबर है? 2 है ना, तो क्या करेंगे? इंटू 10⁻²।
अब इसका एंटी लॉक देखो, 26 के 2 का 7, सबको देख, सब लोग देखो 26 के 2 का 7, 26 का 2 कितना है बेटा 1828, और उसका 7 कितना है 3, तो 28 और 3 31, 1831 और एक नंबर के बाद पॉइंट। अभी 10:2 की वजह से पॉइंट क्या करेगा, 2 नंबर आगे जाएगा, कितना जाएगा ये 183.1। ये किसकी वैल्यू आ रही है N2 की, यानी N2 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आई है 183 आरपीएम। 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल। समझा अच्छे से, क्यों 10 चाहिए? तो देख 48.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास, यानी जो बलून था वो आधा हो गया। तो स्पीड कितनी हो गई, पहले 60 आरपीएम से घूम रहा था वो, अभी स्पीड कितनी हो गई देख 183, 3 गुना के आसपास, यानी बलून का मास आधा हुआ है, तो उसकी घूमने की स्पीड कितनी हो गई, ट्रिपल हो गई, 183 आरपीएम। समझे अच्छे से कैसा कि पूरा न्यूमेरिकल समझा ना? फिर एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैंने मास का रिलेशन निकाला, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन मुझे दिया था कि 48.8% कम करना है, तो मैंने कम कर दिया ओरिजिनल मास में से उसका 48.8%, तो मेरे को मास का रेशियो आ गया, करेक्ट है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैंने यूज किया सॉलिड स्फीयर के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया, जो बोलता है I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2, है ना। यहां से मेरे को N2 का ये रिलेशन मिला। अब मेरे पास N1 था, मेरे पास M1/M2 भी था, खाली रेडियस का रेशियो नहीं था, तो उधर पे मैंने किसकी हेल्प लिया, डेंसिटी की। पहले डेंसिटी के फॉर्मूले से मास निकाला, M1 M2 की वैल्यू निकाल के उसको डिवाइड किया, तो मेरे को रेडियस का रिलेशन मिल गया, किसके टर्म्स में, मास के टर्म्स। उसको उठा के ये वाली इक्वेशन में रखा। अब तीनों की वैल्यू मेरे पास थी, पुट करके जितना नॉर्मली सॉल्व हुआ सॉल्व किया, बाद में लॉग लगा दिया, आंसर। इज इट वेरी मच क्लियर? 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल बेटे, लिख के लो इसको पूरा जल्दी। अच्छा, उसका आंसर 3.052 है, लेकिन वो आरपीएस में। आप इसको आरपीएम से आरपीएस में बदलोगे तो आपका भी वही आंसर आएगा। कैसे बदलते हैं आरपीएम से आरपीएस में? 60